Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। पाकिस्तान की जो सियासत है उसके उफुक पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब आज की जो नई और अहम बात है वो यही है कि एहतसाब अदालतों के सामने शरीफ ख़ानदान ने पेश होने से इनकार किया है और इसका बाज़ाब्ता ऐलान आज जो है वो राना सनाउल्लाह जो कि वज़ीर दाखिला हैं पंजाब के, उन्होंने इसका अनाउंस भी किया। उन्होंने और भी बहुत अहम बातें की हैं, मैं ज़रा आपको सुनवाना चाहती हूँ और उसके बाद अपने मेहमानों से तारुफ करवाएंगे। ज़रा सुनिएगा वो क्या कहते हैं। एक मुअज़्ज़ज़ और मुहतरम जज जो है वो हमें गॉड फादर कह सकता है, बल्कि गॉड फादर कहना एक गाली के मुतरादिफ है। इमरान खान साहब ने इस मर्तबा सुप्रीम कोर्ट को एक सियासी जमात के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। नैब में हमें बुलाया जाए और फैसला पहले कर लिया जाए कि रैफना साहब के खिलाफ दायर होगा, तो फिर मैंने जाके वहाँ पे क्या करना है। अवाम ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया। हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया, फैसला पहले हो गया। अब नैब में जाने का फ़ायदा क्या। और थोड़ी देर पहले मरियम नवाज साहिबा ने भी ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कहा है कि उनको नहीं पेश होना चाहिए एहतसाब अदालतों के सामने। क्या बाकायदा टक्कर लेने का जो महाजराई है उसका फैसला तो पहले से हो चुका है, अब उसका इजहार भी होना शुरू हो गया है। इसके ऊपर हम ज़रूर बात करेंगे और उसके साथ साथ चौधरी निसार एक और बहुत बड़ा मसला बन के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के लिए सामने आ रहे हैं। पहले उन्होंने वज़ीर ख़ारजा, फिर वज़ीर दाखिला और अब आज वज़ीर आज़म के खिलाफ भी बात की है और घर की सफाई का जो स्टेटमेंट है उसके ऊपर मुस्तकिल वो उसको एक नया रंग देने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि PMLN के लिए काफ़ी अपसेट कर देने वाली बात है। अब से थोड़ी देर पहले चौधरी निसार की शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई है और उसमें तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की भी बात हो रही है। ये मामला किस हद तक हल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। 2018 के इलेक्शन से पहले पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज धड़ेबंदी का शिकार होगी या चौधरी निसार पार्टी के अंदर रह के पोजीशन का ही किरदार अदा करेंगे, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। हमारे साथ आज बहुत अहम पैनल है। हमारे साथ मौजूद है सेंटर मुर्तज़ा वहाब साहब जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौमुंतखब सेनेटर हैं और पीपल्स पार्टी से इनकी बहुत गहरी और बहुत पुरानी वाबस्तगी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ हैं जनाब आफ्ताब बाजवा साहब जो कि सुप्रीम कोर्ट बार के सेक्रेटरी हैं और एडवोकेट हैं, बहुत सीनियर लॉयर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बाजवा साहब। ज़ईम कादरी साहब सूबाई वजीर भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के बहुत जाने माने चेहरे भी हैं, बहुत पोलिटिकल वर्कर भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब फैसल वावडा साहब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमें कराची से ज्वाइन कर रहे हैं और आज हैदराबाद के अंदर भी पीपल्स पार्टी का बड़ा PTI का बड़ा जलसा मुतवक्के है। बड़ा होता है कि नहीं ये हमने देखना है। बहरहाल अपनी गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले बाजवा साहब आपसे करना चाहती हूँ। आपको क्या लगता है कि अब जो नैब अदालतों के सामने पेश होने से इनकार हो रहा है, इसका क्या खमियाजा निकल सकता है? और गिरफ्तारी से भी आज नैब ने इनकार कर दिया है कि नहीं हम गिरफ्तार नहीं करेंगे, जो कि एक वर्बल रिक्वेस्ट की गई थी। क्या लग रहा है आपको इस मामले का मुस्तकबिल? देखिए, जहाँ तक ये मामला है नैब का, इसके मतलब तो सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुकी है मुर्दा घोड़ा है। और इसमें मैं एक वादे करता चलूँ आसमा बीबी कि इसके जितने प्रोसिक्यूटर हजरात हैं वो नून लीग लॉयर विंग से लिए गए हैं और दूसरा जितने भी वहाँ पे तफ्तीशी अफसर भरते गए हैं, कोई महकमा वापडा से लिया है, कोई महकमा इन्होंने अनाहार से लिया है, कोई किसी महकमे से, कोई किसी महकमे से लेके इन्होंने वो अफसरान भर्ती किए हुए हैं अपने ही, और अपने ही सारे लोग लगाए हुए हैं वहाँ पे। जबकि सेक्शन 31A नैब ऑर्डिनेंस जो है वो वाजे कहता है कि कोई अफसर के सामने भी अगर कोई बंदा नहीं पेश होता तो वो भी उसको इश्तिहारी कर सकता था। चाहिए तो ये था कि जब ये नैब के पास ये मामला गया था तो इनको इश्तिहारी करते, जो इन्होंने इश्तिहारी नहीं किया। फिर मामला चला गया अदालत में। अब अदालत में चला गया तो अदालत ने नोटिस किए, ये फिर भी वहां पे पेश नहीं हो रहे। अगर फिर अब अदालत इनको वारंट इशू करेगी, उसके बाद इनको इश्तिहारी करेगी। और उसमें भी मैं एक बात बता दूं, अबशंसिया ट्रायल तो हो नहीं सकता इनकी गैर मौजूदगी में, लेकिन सेक्शन 30A1 के तहत अदालत इन्हें इश्तिहारी करने के बाद 3 साल की सजा दे सकती है। और ये मैं आपको वादे करता चलूं, इसके अलावा इनकी जितनी प्रॉपर्टीज हैं वो सारी की सारी जब्त हो जाएंगी। इनकी मेलाफाडी और बदनीति में आपको एक वादे करता चलूं, यहाँ पे हमारे एक आहद टावर बना है कलमा चौक लाहौर में, उसमें ऐशा आहद जो हमजा की बीवी है उसकी वालदा और उसके भाई के खिलाफ, यूसुफ आहद के खिलाफ जैसे ही एक एप्लीकेशन गई थी नैब में, उनके नाम ECL में डाल दिए गए। भाई इन लोग जो भाग गए हैं ये इनके नाम क्यों नहीं डाले गए?
सही। अच्छा, इसमें तो आज बिल्कुल जब इनको वर्बली भी आज कहा गया तो नैब ने कहा कि हम नहीं कर सकते ये ऑर्डर्स, तो ये पीपल्स पार्टी के लिए ये कवानीन अलग रहे हैं हमेशा से, क्योंकि पहले सजा, और ये बात दुरुस्त है जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि मैं कैसे जाऊं जबकि पहले ही कह दिया गया है कि खिलाफ फैसला आएगा तो मैं क्यों सामने हूं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी के लिए भी तो था, पीपल्स पार्टी तो जाती रही है। क्या वाकई आपको नहीं लगता कि नैब का ये कानूनी गलत है? जब पहले हो गया है तो उसके बाद किस तरह से उनको गिरफ्तार किया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए आसमा, पहले हम कानून को थोड़ा समझ लें। नैब का कानून चेयरमैन नैब को इख्तियार देता है कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेक्शन 24 है इस कानून का जो इख्तियार देता है कि वो आप अरेस्ट कर सकते हैं। अब आप किसी भी अगर कानून के तालिब इल्म से पूछेंगे तो अरेस्ट का जो बेसिक बेंचमार्क होता है कि आया जो अक्यूज्ड है वो कोऑपरेट कर रहा है इन्वेस्टिगेशन के साथ या नहीं। तो पहला सवाल ये आता है कि जब नैब की टीम स्पेशली लाहौर गई पिंडी से, तो क्या शरीफ फैमिली ने उस नैब की टीम के साथ कोऑपरेट किया? सवाल है, जवाब है नहीं किया। वो अपीयर हुए उनके सामने? बिल्कुल अपीयर नहीं हुए। तो एक बुनियादी सवाल तो यही उठता है कि उनकी जो लैक ऑफ कोऑपरेशन है वो पहले दिन से ऑन द फेस ऑफ रिकॉर्ड अवेलेबल है। दूसरी इंपॉर्टेंट अहम चीज ये है कि नैब का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि जब कभी भी किसी हाई प्रोफाइल केस में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करते हैं तो जो अक्यूज्ड होता है उसका नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पे डाल दिया जाता है। और आपकी इसको बेशुमार आपको नज़ीरें मिलेंगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो खैर चलें आप छोड़ें, उनके तो लोगों के साथ हर तरह का मुतासिबाना रवैया रहा है। आप और कमर्शियल ट्रांजैक्शन में देख लें, बिजनेस ट्रांजैक्शन देख लें, ब्यूरोक्रेट्स के साथ आप देख लें कि ये इवन अली का जो केस था उसके अंदर भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर ये है। तो ये दोनों चीजें, एफआईए का केस था मगर ये भी फौजदारी मुकदमा। मैं वही कह रहा हूँ आसमा कि ये दोनों चीजें इस केस में आपको नजर नहीं आती कि ना उन्होंने कोऑपरेट किया, नंबर एक, नंबर दो उनका नाम ईसीएल पे भी नहीं डाला गया बल्कि उनको फैसिलिटेट किया गया कि आप बेशक मुल्क से अगर बाहर जाना चाहते हैं तो आप बाहर चले जाएं। अच्छा, अब दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपके खिलाफ केस स्टार्ट होता है तो आपको एज एन अक्यूज ये ऑप्शन नहीं मिलता कि आप कह दें जी मैं तो अपीयर नहीं होऊंगा। आपको याद होगा अभी जब रिव्यू चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में तो जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने ये रिमार्क्स उसमें दिए कि लेट अस अश्योर यू कि तमाम कानूनी प्रिंसिपल्स पूरे किए जाए और तमाम चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो किया जाएगा, आपके ग्रीवेंसेस नहीं होंगे। जो कानूनी उसूल हैं ये कानूनी तकाज़े हैं। लेकिन नैब के ऊपर तो आपके भी रिजर्वेशंस रहे हैं ना, तो अगर नैब के इदारे के ऊपर रिजर्वेशंस मौजूद हैं जो सजा पहले देता है फैसला बाद में सुनाता है, तो फिर तो आप कह सकते हैं कि देखिए दो मुख्तलिफ चीजें हैं। अब केस नैब इदारे का नहीं है, नैब को जो करना था वो कर लिया, उन्होंने फैसिलिटेट कर लिया इनको पूरी तरीके से। अब मामला अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में आ गया। अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में नैब का कोई इन्फ्लुएंस या इंटरफेरेंस नहीं होता, वो एक मौजूद जज हैं जो कि अगेन एविडेंस के बेसिस के ऊपर फैसला करेंगे। अब देखिए इंपॉर्टेंट चीज ये है, शरीफ फैमिली कहती है कि जी हमारे साथ गलत हो रहा है और हमने कोई गलत काम नहीं किया, तो उनके तो इंटरेस्ट में है कि वो कोर्ट के सामने पेश हो, अपना मुद्दा बयान करें, अपना डिफेंस पेश करें और अपने आप को अक्विट करा लें। लेकिन वो इसके साथ फायदे की चीज है। शुबे का भी इजहार, जैसे मरियम साहिबा कह रही है, फैसल साहब के वो कह रही है कि सियासी इंतकाम एहतसाब के नाम पर हमसे लिया जा रहा है, तो वो तो टोटल उस सुप्रीम कोर्ट को, नैब तो पीछे रह जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट को कह रहे हैं कि हम आप पे एतबार नहीं करते, हमारे खिलाफ सियासी इंतकाम हो रहा है। तो फिर किस तरह से, मुझे बताइए कि कल तक मुशर्रफ साहब के ऊपर ये बात आ रही थी कि वो अदालतों के सामने पेश नहीं होते, आज मियां साहब के ऊपर भी यही बात आ रही है। फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। देखिए आसमा साहिबा, जब से ये इंक्वायरी शुरू हुई है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है पाकिस्तान की हिस्ट्री में आने वाला, कि जब भी किसी बड़े आदमी का एहतसाब होगा वो या तो जजेस को क्रिटिसाइज करेगा या वो पेश नहीं होगा। गरीब आदमी जो है वो जुर्म करने से पहले जेल के अंदर होता है और जिस तरीके से उसको हैंडल किया जाता है वो हम सबकी आंखों के सामने है। अब वो जो जज कयूम वाली अदालत चाहते हैं मियां नवाज शरीफ या उनकी फैमिली, वो तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि मीडिया बड़ा वाइब्रेंट हो चुका है, तहरीक इंसाफ मैदान में है और बाकी ऑब्जर्वर्स पूरी दुनिया के मैदान में। ये तो देखिए जी, ये पहले दिन जीआईटी में कहते रहे कि हम डॉक्यूमेंट्स देंगे, बैंक स्टेटमेंट्स देंगे, हमारे पास हर चीज है। ऊंट और घोड़ों की इन्होंने कहानी सुनाई कि जिसमें वो पैसे लेके गए। अब जब पकड़े गए तो इन्होंने कहा कि जी हम मुल्क छोड़ के चले गए। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में पीपल्स पार्टी मेरी मुखालिफ है, लेकिन जब भी पीपल्स पार्टी का जिक्र आता है, चाहे वो जेब का तरीका हो, चाहे वो किसी और बड़े स्कैंडल का, सबसे पहले ईसीएल में डाल दिया जाता है, बेल लेने के बाद भी इनके अच्छा, वैसे अदालतों के सामने तो पीटीआई की तारीख भी कोई बहुत अच्छी नहीं है फैसल साहब। इलेक्शन कमीशन बुला बुला के उन्होंने फिर वो वारंट जारी कर दिए, खान साहब पेश नहीं हुए, तो आप भी कोई खास एहतराम तो नहीं करते इदारों का सर?
आसमा साहिबा, देखिए जहां तक हाई कोर्ट की बात हो, सुप्रीम कोर्ट की बात हो, लेकिन अगर आप मुझसे इलेक्शन कमीशन की बात करेंगे तो इलेक्शन कमीशन तो नैब की तरह गवर्नमेंट का सरकार अपना पर्सनल मुलाजिम है। अगर कोई अपनी नौकरी कर रहा है और हरासमेंट के लिए, डराने के लिए, अपना बदला पूरा करने के लिए अगर आप हम पे प्रेशर डालेंगे तो हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और जो हमने देनी थी चीजें वो हमने दे दी, उसके बाद भी अगर वो चाहते हैं, अच्छा, आपके खिलाफ भी इंतकाम हो रहा है और बदलना चाहते हैं, पीटीआई PMLN के खिलाफ भी इंतकाम हो रहा है। ज़हीम कादरी साहब, आप बताएंगे। जी जी जी, आसमा साहिबा एक सेकंड दे दीजिएगा। जी जी, आसमा साहिबा देखिए, एक्चुअली तो ये पनामा का इशू वहां से इंटरनेशनली शुरू हुआ और कोर्ट ने इसके ऊपर डिसीजन लिया, लेकिन क्योंकि हम इस पिटीशन को लेके आगे बढ़े थे, हमने इसको जिंदा रखा था, तो समझते नवाज शरीफ साहब की और उनकी फैमिली की सियासत को दफन कराने में तहरीक इंसाफ पेश रही है, तो हमसे बदला लेना चाहते हैं। वो इस तरह का बदला लेंगे, नहीं होगा तो मॉडल टाउन की तरह गोलियां चलाएंगे, कहीं भी बॉम्ब ब्लास्ट कर देंगे, गोली चला देंगे। वैसे तो इनका कुछ नहीं है हमारे खिलाफ पकड़ने के लिए, कोई ऐसी चीज नहीं है, ना कोई मनी ट्रेल है, ना कोई बैंक स्टेटमेंट है, ना कोई अरबों। नहीं, आपका मुकदमा तो चल रहा है जनाब, आपका तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर $1,26,000 का हिसाब तो आपने भी देना है, खान साहब ने भी देना है, वो मुकदमा तो चल रहा है और वो भी, उसमें भी गैप्स हैं। 1,26,000 और 1 अरब ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में बड़ा फर्क है, और खान साहब ने कोई गवर्नमेंट ऑफिस नहीं दिया तो खान साहब जस्टिफाई करेंगे। अगर मैं ये नहीं कह रही कि किसी तरफ से भी, दोनों तरफ से फैसला होना है, लेकिन गैप 1 अरब का हो या 1 लाख का हो, उसको जस्टिफाई तो बाहर करना पड़ेगा। लेकिन ज़हीम कादरी साहब, दुरुस्त बात है, ये कि हमने कोई सरकारी नौकरी नहीं की, ठीक बात, लेकिन हम फिर भी पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं रहे, ठीक है, ये एक आपको एक एडवांटेज मिलता है। लेकिन ज़हीम कादरी साहब, आप तो हमेशा अदालतों की, मतलब ठीक है हमला आपने किया आपकी जमात ने, लेकिन उसके बाद तो आप कहते रहे कि हम अदालतों का एहतराम करते हैं, अब आप पेश ही नहीं हो रहे। देखिए आसमा बीबी, यहाँ बहुत सारी बातें की गई। एक तो बाजवा साहब मेरे बुजुर्ग भी हैं, सीनियर भी हैं, मैं तो तिफल मकतब हूँ उनके आगे। अर्ज ये है कि जो फैसला किया है वो जज ने दिया है कि अरेस्ट नहीं होना, अच्छा। और अरेस्ट करने की जरूरत महसूस नहीं की। अगर डाउन द रोड जजेस, ये जज साहब जो हैं वो हमारे अपॉइंटेड नहीं है, इन्होंने तो फरमा दिया कि PMLN के वकील हैं सारे वहाँ भर्ती हुए, तो वो हमारे वकील जज साहब हमने अपॉइंट नहीं किए, एक इदारा है जिसने उनको अपॉइंट किया और वो यकीनन अपना काम कर रहे हैं, जो भी वो करेंगे उनका राइट है। अभी यहाँ दहशतगर्दी की अदालत हो या इलेक्शन कमीशन हो या सिविल कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो, उसको तस्लीम ना करना और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जाकर जो है वो स्पोक्स पर्सन बन जाना, फिर कहना कि जी तो फिर हमारा भी वही केस है कि 80 करोड़ की जायदाद बताई, 2 लाख रुपए नहीं बताए, उस पर निकाल दिया, फिर कहा जी हमने निकलवा दिया, क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। भैया आपकी तो प्लेंट और पिटीशन में पनामा का जिक्र था, पनामा पे तो कोई सजा हुई नहीं, जो सजा हुई है वो सबको इल्म है। तो इस तरह की गुफ्तगू मेरे ख्याल में सोच समझ के करनी चाहिए। जहां तक इदारों का अदालत की बात है आसमा बीबी, मैं कैटेगोरिकली अर्ज कर दूं कि हमने पहले भी ये कहा था कि क्या नैब के पास ये ऑप्शन मौजूद थी कि अगर हम जाकर अपना केस प्लीड करते और कहते कि हम बेगुनाह हैं तो नैब हमें फारिग कर देती है कहकर कि आप बेगुनाह और हम ये रेफरेंस नहीं भेज रहे, तो द आंसर इज नो। आप तो गए सर, आप तो गए नहीं ना, ये तो देखिए आप गए JIT के सामने, इसीलिए JIT को भी आपने मुतनाजा बनाया ना, आप तो उस JIT के सामने गए, अब तो आप गए ही नहीं नैब को, आप कह रहे हैं हम जाएंगे नहीं। पीपल्स पार्टी तो जाती रही है ना, वो कहते रहे हैं, उसके बाद बरी हुए हैं केसेस के साथ, उन्होंने लोगों को कहा आज भी हमारे लोग हमने फेस किया है और आज भी जा रहे हैं। डॉक्टर आसिम का केस आपके सामने है। नहीं, ऐसे नहीं होगा। मैं एक तो 3 लोगों का जवाब दूं और फिर आप भी मेरे साथ पूरा रास्ते में रोककर खिताब कर दें। अगर मैं अपनी बात कर सकूं तो मेरे ख्याल में मेरा पॉइंट आ जाएगा, आपका एग्री करना ना करना ये आपका प्रॉब्लम है। तो मैं सवाल कर रही हूं ना, मैं सवाल कर रही हूं ना आपसे, उसी को आगे बढ़ा रही हूँ ना सवाल को। बीबी खत्म होएगा तो सवाल करें ना, ताकि मेरी बात का असल सवाल हो सके। जो मैं जवाब दूंगा उसे आपका सवाल दे दे, जवाब जो बैठ जाएगा, दे दे जवाब, दे दे जवाब दे दे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि वो रेफरेंस जो बनाया गया है वो नैब की किसी इन्वेस्टिगेशन पे नहीं बनाया गया, वो कैटेगोरिकली JIT के उन डॉक्यूमेंट्स को सामने रख के बनाया गया है जो ऑलरेडी हमें मुल्जिम और मुजरिम करार दे रहे हैं। तो अगर तो नैब ने ये सारी एक्सरसाइज की होती, तफ्तीश की होती, तो फिर तो उसमें पेश होने का मकसद कुछ होता। अच्छा, तो नैब पीपल्स पार्टी के साथ ये नहीं करती रही, नैब बाकी जमातों के साथ ये नहीं करती रही। नैब आपके चौधरी रिसाल साहब के जमाने में नैब ने अयान अली के साथ क्या बना के ले इनके खिलाफ जी नहीं, कब JIT की रिपोर्ट पर रेफरेंस बनाए पीपल्स पार्टी के खिलाफ, मुझे बता देना। उनको JIT की जरूरत ही नहीं पड़ी, मेरी बात तो डायरेक्ट समझना चाह रही जी।
नहीं क्या हुआ, फिर क्या हुआ? हाँ। क्या इन्वेस्टिगेशन हुई? तो द आंसर इज यस। हमारे यहाँ इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई, हमने JIT के डॉक्यूमेंट्स को इन्वेस्टिगेशन डॉक्यूमेंट्स बनाकर रेफरेंस फाइल कर दिया। ठीक, ये है हमारे कंसर्न्स। ठीक है। अगर कोई एग्री करता करे, नहीं करता ना करे। नहीं, ये क्या बात हुई कि कोई एग्री करता है ना करे, मतलब ये भाई हमसे तो बता नहीं, आप मुझे मतलब आप बताइए तो ना कह रहे हैं कि आसमानी हम क्यों सहीफा जाएं? नहीं है, आप कह रहे हैं ये आसमानी सहीफा नहीं, और हमसे तकाजा क्या? मत कीजिए कि हम इसको तस्लीम भी करें इस फैसले को। आप ठीक है, वो तस्लीम मैंने- ना ये करना मैंने नहीं आपका कहा। फैसला है जी। ये मैंने नहीं कहा, ये मैंने नहीं कहा। राना सनाउल्लाह साहब ने जिसने कहा। कहा इसका जवाब दे वो होगा। हाँ, राना साहब जवाब देंगे इसका, मैं नहीं दे रहा। मेरा नुक्ता नजर मुख्तलिफ है कि मैंने फैसले को इम्प्लीमेंट कर दिया। डिसएग्री करना मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट है कि मैं उस फैसले से बिल्कुल इसलिए दुरुस्त मैंने बात है। रिव्यू किया था ना। नहीं, वो तो उससे तो कोई Very इनकार ही simple नहीं है। formula. तो फिर No बाजवा rocket साहब ये No मानते rocket नहीं, ये मानते नहीं, नैब परफॉर्म सही तरीके से नहीं कर रहा, तो फिर कौन सी कानून की बालादस्ती, और फिर सुप्रीम कोर्ट किस तरह से इसको देख रही है, इसको किस तरह कर रही है? बाजवा साहब, मैं आपको आसमान भी एक बताता जाऊं कि एक तो इनका ये सवाल कि जी एक सुपरवाइजरी हम पे जज बना दिया गया। अभी भी मैं आपको बता दूं हमारे लाहौर हाई कोर्ट में जितनी पंजाब की दहशतगर्दी अदालतें हैं उन सब में सुपरवाइजरी जज है। जितनी नैब की कोर्टें हैं उन पर भी सब सुपरवाइजरी जज हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे भी सुपरवाइजरी जज बैठे हुए हैं, और जो हमारे सिविल जज हैं उनके भी सुपरवाइजरी जज हैं। हाई कोर्ट के इस पे हाँ जी हाँ सुप्रीम कोर्ट के तो जी नहीं बिल्कुल है। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के? जी मैं बता देता हूँ ना, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के जज को बिठाना पड़ा क्योंकि वो एक नहीं, मुद्दा जो घोड़ा है। आप बता रहे हो क्या वो जी, जी। सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं? जी हाई कोर्ट में अच्छा। बात तो सुन फिर बात लीजिए। clear कर सब दें। बात सुन लीजिए। क्लियर करें ना उसमें- बाजवा उसमें साहब, मैं आपको फैसल अरब clear साहब करता चला सुप्रीम था, कोर्ट ये के जज सुपरवाइजरी- हैं। फैसल अरब साहब, फैसल अरब साहब तमाम एंटी टेररिज्म केसेस के मॉनिटरिंग जज हैं पूरे पाकिस्तान के लिए। वो टेररिज्म मॉनिटरिंग के, जज टेररिज्म जी को जी इसके मैं साथ बहुत सी आपसे दहशतगर्दी है। मुझे कादी साहब बोले थे तो मैं बताऊं ना कौन कौन से जज किस किस में अदालतों के बाजवा साहब, मैं सुपरवाइजरी ब्रेक जज ले हैं। लूं, मैं इसमें ब्रेक तो- के बाद इस इसमें पे तो- बात करती हूँ, क्योंकि फैसल अरब साहब का भी हवाला दिया कि वो भी एक जज हैं, लेकिन वो टेररिज्म की कोर्ट्स के ऊपर हैं। ये मौशी दहशतगर्दी कैसे है, इसके अंदर PMLN का एक पूरा जो कि पॉलिटिकल पार्टी है, वो स्टेक होल्डर है, वो ये कह रही है कि हमारे साथ सियासी इंतकाम है। फिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ इसको जोड़ दिया गया, खान साहब ने भी जोड़ दिया। देखते हैं कि अब जीत किसकी है, हार किसकी है। ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जो NA 120 है, इसके ऊपर भी कहा गया कि ये जो फैसला था ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ हुआ है, जो लोगों ने फैसला दिया। मैं वावडा साहब आपके पास आती हूँ, आप नहीं समझते कि खान साहब को ये स्टेटमेंट देने से पहले सोचना चाहिए था कि सुप्रीम कोर्ट को इसके अंदर इन्वॉल्व ना किया जाए? और आज राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट को पार्टी बना दिया गया था हमारे लिए, क्या कहेंगे आप? आसमा साहब देखिए, ये बात तो शुरू की थी मरियम बीबी ने, चाहिए जी। थी। और जी फैसल साहब जी। मरियम बीबी, देखिए आसमा साहब, ये बात तो शुरू की थी मरियम बीबी ने, जब उन्होंने कहा था कि अवाम इस फैसले को रद्द कर, वोट देकर रद्द करे इस फैसले को जो कोर्ट ने दिया है। तो हमने तो उसका रिप्लाई किया है, और हमने तो कोर्ट को कंट्रोवर्शियल बनाने की किसी सूरत जरूरत हमने नहीं की। हमने ये जरूर कहा कि कौम को जो रिलीफ मिला है, देखिए आसमा साहबा, PMLN नून बहुत नाराज होती, जो हमने आज तक स्टैंड लिया। हमने कहा था हम वजीर आजम हाउस खाली कराएंगे, हमने करा दिया। हमने कहा था रोडें नपवाएंगे, हमने मियां साहब से रोडें नपवाई, जो मुझे क्यों निकाला ये कैंपेन थी। हमने कहा था आप कंटेनर पे खड़ा करेंगे, हमने कंटेनर पे खड़ा किया। हमने कहा आपकी हम सदारत लेंगे, हमने आपकी सदारत लेके दिखाई। हम आपका नून का निशान लेके दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। और आप जो आप भाग रहे हैं कोर्ट से, उसमें जो जेल होनी है वो भी करके दिखाएंगे। लेकिन आपने जो रिस्पॉन्ड किया, तो इसका मतलब है कि फैसल साहब, आप ये मानते हैं कि अब सुप्रीम कोर्ट जो है उसको शिकस्त हो चुकी है? आप ये तस्लीम करते हैं? क्योंकि PMLN की कैंपेन को अगर आपने जवाब दिया तो आपने इनफैक्ट एक नई जो स्लोगन है वो निकाल दी। तो आप समझते हैं कि अब आप सुप्रीम कोर्ट की शिकस्त हो चुकी है इस फैसले के बाद? देखिए आसमा साहिबा, 33% इनका वोट नीचे हुआ है, हमारा 11% वोट बढ़ा है। 49-51 का रेशियो प्रोपोर्शनेट है। अगर आप गुड का वोट और बैड वोट को निकालें तो कौम ने रिजेक्ट किया है। प्लस आप ये अंडरस्टैंड करें कि 31 साल इस जगह, ये उनका गढ़ है मियां साहब का। मियां साहब की बेटी को डोर टू डोर जाना पड़ा, घर घर खटखटाना पड़ा, पूरा वक्त देना पड़ा। सारे MNA, सारे MPAs, ROs
आपके बजट, आपके डेवलपमेंट बजट सब लगाने का जोर क्यों पड़ा आज? ये तो वो जगह थी जहाँ यार लाख 1.5 लाख वोट ऐसे हाथ ऊपर करते थे, 1.5 लाख वोट आते थे। हाँ, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट को एक पॉलिटिकल सिचुएशन में तो नहीं डालना चाहिए। बाजवा साहब एग्री करते हैं कि जो स्टेटमेंट हमने तो आसपा साहिबा अगर रिस्पॉन्ड करेंगी, मरियम बीबी अगर किसी बात को कहेंगी, एलिगेशन वो लगाएगी अदलिया के ऊपर। वैसे जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसमें पहले खान साहब ने चकवाल में अनाउंस किया था। जी ज़हीम कादी साहब, मैंने कहा ये जो खुद पिछले 5 बरस से अल्लाह के फजल से गली गली की खाक छान रहे हैं और छानते रहेंगे। आप अपने चैनल्स पर देख लीजिए, हमने तो पहले दिन उस फैसले को इम्प्लीमेंट कर दिया था बीबी, उसकी हार्ड कॉपी आने से पहले, और मियां नवाज शरीफ ने इस्तीफा दे दिया था। हमने उसे तस्लीम नहीं किया और हमने पहले दिन कहा था कि नहीं कर रहे, और लेके चले थे। लाखों लोगों ने हमें रिसीव किया रास्ते पे, लेकिन तर्जुमान कौन है सुप्रीम कोर्ट का? कौन कह रहा है कि जजेस को वोट डाल रहे हैं? भाई जजेस को पॉलिटिकल पार्टी है, हमेशा लोगों के पीछे छुपते हैं, झूठ बोलते हैं, और जब कोर्ट में जाना होता है तो वहां से छुप के भाग जाते हैं। उनके बाद आपके भाग गए थे आरडी के जमाने में, जब 2 पुलिस वाले घर आए थे। आप लोग आप लोगों पर इल्जाम जरूर लगाए। ये बताइए कि साहब आपकी बात नहीं बोला, कोर्ट का प्रोग्राम कर रहे हैं, नहीं तो फिर मैं बोलने नहीं दूंगा आपको। नहीं ऐसे नहीं। दोनों भाई अगर मेरी एक बात जी बाजवा साहब मुझे खत्म करने दे, मुझे खत्म करने दे, बीच में मत बोले। आसमा भी इडियट करें। जी फैसल मीडिएट करें, मैं बोल ये गलत कर रहे हैं जो बीच में बोल रहे हैं। जी प्लीज ये ना करें। जी बोलिए। अर्ज ये है कि देखें, इनके कहने पे अगर ये सब कुछ हो, इन्होंने कर दिया, इनकी तो प्रेयर ही नहीं थी भाई, इनकी तो प्रेयर 4थे नंबर पे थी। जमात इस्लामी की पहली प्रेयर थी, उसको इन्होंने और हर चीज का क्रेडिट। और बीबी हम तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हमने फैसला इंप्लीमेंट कर दिया, लेकिन मानते नहीं है। इसमें क्या खराबी है? क्या वोट का तकद्दुस इस मुल्क की जरूरत नहीं है? क्या बुनियादी हकूक इस मुल्क की जरूरत नहीं है? क्या सिविलियन सुप्रीमेसी इस मुल्क की जरूरत नहीं है? ठीक है, क्या आइन ये नहीं कहता? आप कहना चाहते हैं बात की, इन्होंने गैर आईनी बात की। हो गया। जी मैं मुर्तजा साहब से पहले पूछ रही थी। भाई साहब मैं आपके पास आती हूँ। आप कहना चाहते हैं क्योंकि मेमो गेट के अंदर भी जो थे वो सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान बहुत से थे, क्या आप नहीं समझते कि इदारों की जंग इसको बनाने से खुद PMLN कमजोर हुई और अब उनके अपने अंदर, ये तो चौधरी निसार साहब की स्टेटमेंट थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए आसमा, इम्पॉर्टेंट चीज़ रियासत को जब आप देख रहे होते हैं, उसके उमूर को चला रहे होते हैं, तो आपको इदारों को बड़ी अहमियत देनी होती है। अब अदालत एक बहुत ही अहम हिस्सा है हमारी रियासत का। अगर मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म या सिटिंग गवर्नमेंट उस अदालत को स्कैंडलाइज करने की कोशिश करेगी जो आर्टिकल 204 के ज़िम्मे में आते हैं, मेरे ख्याल में बड़ी गैर मुनासिब चीज़ है। PMLN को अपनी इस रविश को फिर देखना पड़ेगा, रिकन्सिडर करना पड़ेगा। गवर्नमेंट में है, लोगों को साथ लेके चलें, झगड़ा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर इनका दामन वाकई में साफ़ है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के सामने पेश हो। मैं इंपॉर्टेंट चीज़ देखें, कहना जो चाह रहा हूँ कि ये जो पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी या रूल ऑफ लॉ की बात कर रहे हैं, ये इनको मेमो गेट के ज़माने पे ख्याल नहीं आया था इन लोगों को। ये उनको उस वक्त ख्याल नहीं आया था जब मलिक कयूम को इनका लॉ मिनिस्टर, इनका एहतसाब कमीशन का चेयरमैन और चीफ मिनिस्टर शहबाज शरीफ फ़ोन करके कहता था कि बीबी शहीद और आसिफ अली जरदारी को कन्विक्ट करो और इतनी सज़ा दो। ये तमाम बातें उनको उस ज़माने में याद नहीं आती थी। आज जब उस चीज़ से खुद गुजर रहे हैं तो उनको वो बातें याद आ रही हैं। देखिए, अगर आप प्रिंसिपल की बात करते हैं, आप उसूल की बात करते हैं, देन यू शुड स्टिक टू दोज उसूल। हाँ, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के रिजर्वेशंस तो रहे हैं ना, आपकी जमात के भी रिजर्वेशंस रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ। हमने आसमा हम हर चीज को हमने फेस किया, चाहे वो प्रोसिक्यूशन हो या प्रोसिक्यूशन हो। आसिफ अली जरदारी साहब 1996 नवंबर को जेल में गए, 2005 में वो वहां से सुप्रीम कोर्ट ने जब उनको बेल दी तब वो रिहा हुए। बीबी को उन्होंने एक केस लाहौर में फाइल करते थे, एक पेशावर में, एक कोयटा में, एक कराची में। वो 3 छोटे बच्चों के साथ जो है ना तमाम जगहों पे ट्रैवल कर रही होती, लेकिन वो जाती थी। आप जब रियासत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपके पास ये ऑप्शन नहीं है कि आप कहें कि मैं कोर्ट के सामने अपीयर नहीं होगा। अगर ये ऑप्शन आज आपको मिल रहा है तो कल को हर बंदा खड़ा होगा और कहेगा कि जी मैं भी कोर्ट के सामने पेश नहीं होऊंगा। लेकिन बाजवा साहब, ये भी तो आप देखें ना कि जो गॉडफादर जैसी, जैसे आज भी राना का गॉडफादर जैसी स्टेटमेंट देके तो आपने गाली दी है, तो सुप्रीम कोर्ट को पॉलिटिसाइज पॉलिटिकल पार्टीज भी कर रही हैं और कुछ उनकी स्टेटमेंट्स को भी जो है वो शायद तारीख में अच्छे नजर से नहीं देखा जाएगा। बाजवा साहब नहीं, मैं देखिए मैडम ये एक बात जरूर कहूंगा कि ये जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, इसको पॉलिटिकल पार्टीज को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दुरुस्त बात है। वो एक फैसला है। अब ये उसको एक सियासी फुटबॉल बना के या गेंद बना के उसके साथ खेलते रहे अवाम के सामने, तो अवाम इससे बेवकूफ नहीं
बनना चाहती है, न बनेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, जब यूसुफ रजा गिलानी साहब को नायल किया गया था तो उन्होंने तो उस पार्टी ने, पीपल्स पार्टी ने इतना रिएक्ट नहीं किया था जितना ये, उस वक्त भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब उस बेंच को हेड कर रहे थे। अब भी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के बेंच ने ही फैसला किया है, लेकिन वो फैसले पे इतना रिएक्शन क्यों नहीं आया? इस फैसले पे क्यों नहीं आया? क्यों आ रहा है? इसके वजूहात जो हैं वो सियासी हैं। ये सियासी शहीद होना चाहते हैं, अब ये हो नहीं सकते। अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनको एक दफा तो नायल करा देती, वाकई कर दिया कि ये झूठे हैं, अब रह गया बाकी मामला में करप्शन का, वो चला गया। अब मैं एक और आसमा, आज मैं आपको बताता चलूं, ये मेरे पास आज मैंने ये लाया हूं एक अमेंडमेंट, प्रपोज्ड अमेंडमेंट 2016 में तैयार हुई, जो असेंबली में पेश होनी थी, लेकिन ये क्यों नहीं पेश हुई? क्योंकि उस वक्त पनामा पेपर आ गया। अच्छा, जब ये कौन पेपर आ गया तो ये अभी तक असेंबली में नहीं पेश, और इसमें जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं वो यकीन जाने उस पे ये सारे के सारे सियासतदान पकड़े जाते हैं। अच्छा, उसका जो नैब का चेयरमैन है वो, उसके लिए जरूरी है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान, 2 सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जज, तमाम हाई कोर्ट के 4 जजेस भी शामिल होंगे उसमें, उसकी अपॉइंटमेंट करने के लिए उस बंदे की, और उसके जितने अफिसरान होंगे उनकी अपॉइंटमेंट और ये PMLN ये कानून बना रही थी, ये प्रपोज्ड लॉ जो था ये PMLN का था, जो कि ये लेके आ रहे थे कि उसमें सब शामिल। PMLN बना रही थी, और इस वक्त इन्होंने असेंबली में नहीं पेश किया, इन्होंने ये असेंबली में इसलिए पेश किया, हमारा प्रपोज नहीं था। नहीं, ये देखिए सबका बना हुआ, किसका प्रपोज है? जी, ये कमेटी प्रपोज करती है, 2016 का है, सारे लोग होते कमेटी इस पर लिखा हुआ है, मैं दे देता हूँ। ये नेशनल असेंबली में प्रपोज्ड है तो लिखा होगा उसके ऊपर। हाँ, नहीं, तो नेशनल असेंबली में कमेटी प्रपोज करती है, बीबी बिल, उसमें हर पॉलिटिकल पार्टी का जो आदमी मौजूद होता है ना। नहीं, उसमें तो बहुत सारे आपने बीच में तो आपने अमेंडमेंट्स डाली थी ना बहुत सारी, वो तो लोगों ने कह दिया कि हम नहीं करेंगे, वो तो बीच में तो आई थी, लेकिन ये जो नैब के मुताबिक फिर नहीं हुई। ठीक है, तो ये नहीं हुई ना, इसलिए मैं एक गुजारिश करूंगा। आसमा बीबी, मेरी बात सुनिए, ये जो सियासतदान है ना, ये जब गोली मार देनी चाहिए और इनको वज़ीर आज़म बना देना चाहिए। जी होना होगा ऐसे ही इंशाल्लाह, आने वाले वक्त में हो यही रहा है। अगर हम वकला रूल ऑफ लॉ की देखा हाईकोर्ट में, जब भी सियासतदान बड़े, आपका रूल ऑफ लॉ देखा मैंने, काजी साहब सुन लीजिए, मैं भी वकील हूं, काजी साहब एक मिनट, जब भी सियासतदानों पे ये इस तरह का वक्त आता है ना, करप्शन पकड़ने का और इनके एहतसाब का, ये TOR बनाने शुरू हो जाते हैं, ये NOR बनाना शुरू होते हैं, ये मिसालती काउंसिल बनाने शुरू होते हैं। क्या जो जेलों में लोग पड़े हैं उनके लिए TOR नहीं बनने चाहिए? अभी तो NRO उनको जेलों में भेज देते हैं। सही है। अच्छा, अपने मकासद में क्यों इस्तेमाल करते हो? ये दुरुस्त बात है। और एक बात मैं क्लियर करता हूं, हमने तो कोई NRO नहीं किया यार। ये देखिए, हमेशा कानून से वो भागता है जो चोर होता है, जो बेगुनाह है वो तो आगे फेस करता है, मैंने फेस करना चाहिए। भाई आए आप फेस हो। हम देखें अदालत में इस वक्त जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बादशाह वक्त पे हाथ डाला है। सुप्रीम कोर्ट बार, पाकिस्तान की तमाम बारें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। हम तो बड़े खुश है कि रूल ऑफ लॉ है। खैर वो मौजू बदल जाएगा, मुशर्रफ साहब के ऊपर भी हाथ डाल दे, वो भी बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। मुर्जा आप कुछ कह रहे थे, फिर मैं दोबारा ज़ैम कादी साहब के पास जाऊं। जी देखिए आसमा, बड़ी बात की जाती है नैब के बारे में और चेयरमैन नैब के बारे में। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि पीपल्स पार्टी का जब दौर था तो आपको याद होगा 3 चेयरमैन नैब थे, इसी सुप्रीम कोर्ट ने उनको निकाला था। और ये जो कमर जमान साहब जिनके ऊपर आज इतने इल्जामात लग रहे हैं, ये सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल से लगे थे। तो ये जो चीज है ना, हर चीज में आप सियासतदानों को ब्लेम कर दें या एक सेगमेंट ऑफ सोसाइटी को ब्लेम कर दें, ये गैर मुनासिब बात है। देखिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए। अगर आप अकाउंटेबल हैं, मैं अकाउंटेबल हूं, तो वो लोग भी अकाउंटेबल होने चाहिए। और हमारे जो वकला हैं, ये बात उनको थोड़ा सोच समझ के बात करें। वी शुड स्टैंड विद रूल ऑफ लॉ। दुरुस्त बात है। जो कानून है, इफ्तिखार चौधरी साहब की कोर्ट ने जो इस मुल्क के साथ किया है, इस रियासत के साथ जो किया है इफ्तिखार चौधरी साहब ने ना, वो मेरे ख्याल में कौम कभी उनको माफ नहीं करेगी। अब तो ज़ैम कादी साहब भी सर हिला रहे हैं, उस वक्त तो मतलब तो उनके साथ थे गैर मुनासिब ज़ैम कादी साहब। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। लेकिन ये बताइए कि इस बात के ऊपर जो इदारों के हवाले से आपकी अपनी पार्टी के अंदर बहुत टूट फूट है। आज भी चौधरी निसार के साथ शहबाज शरीफ मिले हैं, जो स्टेटमेंट्स वो दे रहे हैं, पहले उन्होंने इसी पे आगाज किया था कि इदारों के साथ महाजराई मत करें। तो आपकी अपनी पार्टी इस वक्त जो है एट स्टेक है, उसकी यूनिटी नहीं बीबी। एक ये बड़ी देर वेरी थिन लाइन जो आपका सवाल है। एक तो मसला है इदारों से महाजराई की बात, तो मैं ये समझता हूं कि बिल्कुल भी किसी सूरत भी अगर कोई पॉलिटिकल आदमी ये समझता है कि वो अपनी पॉलिटिकल वर्थ की बुनियाद पर इदारों से महाजराई करके वुड गेट अवे विद इट, मैं तो बिल्कुल इसको, इस एटीट्यूड को नहीं मानता। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स, देयर आर सर्टेन लॉज, देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस। हर इदारे को अपने कॉन्स्टिट्यूशनल एम्बिट में रहना है, रहना चाहिए।
हाँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट बनने के बाद पॉलिटिकल पार्टीज को ये अथॉरिटी मिल जाती है कि वो इदारों से जो है वो मुहाजराई शुरू कर दे, बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या अगर हुकूमत अपने कॉन्स्टिट्यूशनल और जो लीगल एम्बिट है उसमें रहती है तो क्या इदारे भी हमेशा रहते हैं? तो these answers are to be addressed according to the institutions. तो उसके तरीका है ना सर, उसका तरीका ये तो नहीं है कि आप मुहाजराई करें, उसका तरीका ये कि आप लेजिस्लेशन करें, आप कानून बनाएं, पार्लियामान को मजबूत करें। आज भी कल भी पार्लियामेंट का नेशनल असेंबली का कोरम पूरा नहीं था, परसों भी पूरा नहीं था। कैसे पार्लियामेंट कैसे चल रही है, इसका भी तो कोई जवाब। अभी सेनेट में मौजूद थे, ये ठीक बात है। जी जी फैसल साहब, बाइफिकेट कर दूं। जी मैं वापस आपके पास आती हूँ। फैसल साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे? आसमा साहब, ज़हीम साहब अभी कह रहे थे कि हमने एनआरओ नहीं लिया। ज़हीम साहब भूल गए, सऊदी अरेबिया कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट करके मुल्क से गए थे, और जो हमें कह रहे हैं कि हम लोगों के पीछे, अदलिया के पीछे छुप जाते हैं। अभी भी बीबी मरियम ने बयान दिया है कि हमने उनको भी शिकस्त दी जो नजर नहीं आते। तो आप फौज को अटैक करें, जब आप उसका हम जवाब देते हैं तो आप कहते हैं तकलीफ हो गई है, हम उनको कंट्रोवर्शियल बना रहे। ना हम फौज को चाहते हैं कि वो आप फिर एग्रीमेंट करते हैं, फिर एग्रीमेंट करके भाग जाते हैं। जैसे आप लोग टिकट कटा कटा के आप भाग रहे हैं। कलसूम साहिबा हमारी वालदा की जगह, अल्लाह उनको सेहत दे, लेकिन आप कलसूम साहिबा की सेहत के ऊपर सियासत करके नहीं भाग सकते। ये फैसल साहब ये ज्यादा हो गया कुछ। ये देखिए, सेहत के ऊपर सियासत नहीं हो सकती और ये नहीं कोई भी कर रहा। मैंने आसमा साहिबा ये कहा है कि आसमा साहिबा ये कहा है कि कलसूम साहिबा मेरी माँ की जगह, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन आप सेहत का नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन ज़हीम कादरी साहब आपकी पार्टी के जैसे आज जो मुझे ये बताएं, क्या चौधरी निसार खुश हैं? और जो उनके स्टेटमेंट्स आ रहे हैं बार बार, फिर आपकी सदारत का मसला पीएमएलएन का वो हल नहीं हो रहा। और मरियम औरंगजेब साहिबा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि कोई मसला ही नहीं है, हमजा जिस फ्लाइट से आते हैं उसी फ्लाइट से मरियम वापस चली जाती हैं, यानी एक दूसरे के सामने भी नहीं आ रहे हैं। तो किस तरह से आप अपनी पार्टी को 2018 तक यूनाइटेड रखेंगे? अभी तक सदारत का मसला हल नहीं हो रहा। बीबी ये हमारा काम है, इसको आप हमें कर लेने दीजिए। नहीं तो हम तो सवाल तो पूछेंगे ना, ऐसे तो नहीं, आपका काम जरूर है। पार्टी यूनाइटेड थी, है और रहेगी। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस पार्टी के लीडर थे और हैं और रहेंगे, और जब तक पॉलिटिकल लीडर्स को कौन खत्म कर सकता है? वो हमारे क्या नहीं, पॉलिटिकल लीडर्स को कोई खत्म नहीं कर सकता, कोई खत्म नहीं कर सकता पॉलिटिकल। तो फिर बात खत्म हो गई। हाँ, तो फिर बात खत्म हो गई। खत्म तो हो गई। वजीर आजम बन जाता है, उनका अपना नुक्ता नजर है, वो सवाल देते रहेंगे। बाजवा साहब नहीं मानते ना माने, मैंने तो उनके लिए इनसे वोट की कभी गुजारिश नहीं की ना। देखिए, जुल्फिकार अली भुट्टो ने कौम के लिए जान दे दी, उसने कानून को फेस किया, उन्होंने अदालतों को फेस किया। ठीक था, वो लीडर हैं, इनकी तरह माफी मांग के तो मुल्क से बाहर नहीं ना गए। कुर्बानी दे, कौम के लिए कुर्बानी दे, बड़ी खुदा के लिए, कौम के लिए कुर्बानी। उस दिन पूछूंगा और भाई आपको आने वाले वक्तों में मैं आपको बता दूं, आने वाले वक्तों में सुप्रीम कोर्ट के वकील खड़े हैं, और इंशाल्लाह ना अब 97 वाले कर रहे हैं इस मुल्क के साथ, सबको पता है। नहीं, वो मैंने देखा थोड़ी हो जाती है, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो थोड़ी सारे के सारे खराब कर रहे हैं। 10 वकील मिलके सिविल कोर्टों में सिविल जजों को मारते हैं यार। आजादी की क्या है? कानून ही नहीं बनाते, आपको तो कानून पढ़ना नहीं आता। कानून आप बनाए ना, देखिए भाई, आप असेंबली से कानून पास करेंगे। क्या फैसला, इसका क्या होगा? आखिरी सवाल है सर, आखिरी सवाल है, आपको नहीं, आप बहुत ऑनरेबल आदमी है, जो वकीला करते हैं सबको पता है। जी, अच्छा हो गई कंप्लीट बात मुर्तजा। देखिए